हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जी पॉइंटर एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म के स्टूडेंट हेल्पफुल साबित होगा जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से है। सेल्फ स्टडी के थ्रू गेट या किसी अदर कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन। ठीक, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है लगभग सारे ही स्टूडेंट को, अगर वो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हैं, उन्हें अपने सब्जेक्ट्स के बारे में तो अच्छी खासी नॉलेज होती है, बट फिर भी मैं यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पढ़ने होते हैं रिगार्डिंग गेट एंड अदर एग्जाम। ठीक, तो अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स की बात करें, सब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड। पहला पार्ट होता है हमारा कोर सब्जेक्ट। राइट, अगर हम कोर सब्जेक्ट्स में हम सबसे पहले आफ्टर दैट पावर सिस्टम, आफ्टर दैट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स। अगर हम इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक, तो ये वो सब्जेक्ट्स जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के कंपलसरी होते हैं। राइट, इसलिए इन्हें हम कोर सब्जेक्ट। और दूसरे सेक्शन की अगर हम बात करें, दूसरे सेक्शन कॉमन कॉमन सब्जेक्ट की अगर हम कॉमन सब्जेक्ट में सबसे पहले हम वर्क थ्योरी, आफ्टर दैट कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल एंड सिस्टम मेजरमेंट, लॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एंड रीजनिंग। द लास्ट वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। राइट, तो अगर हम कॉमन सब्जेक्ट में नेटवर्क थ्योरी को अगर देखें, ठीक, तो नेटवर्क थ्योरी ये कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए नेटवर्क थ्योरी कोई सब्जेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के नेटवर्क एक टूल होता है। राइट, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब्जेक्ट को, बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ कि नेटवर्क थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इम्पोर्टेंट ये देखेंगे क्यों होता है। बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़, अगर आपकी नेटवर्क थ्योरी में बहुत अच्छी है, राइट, तो आप जो हमारे इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट्स उन्हें बहुत आसानी से, है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जिनके अंदर ये मिथ बना होता है कि ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल मशीन और सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव काफ़ी टफ होते हैं, बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं होते। राइट, ये बहुत सिंपल सब्जेक्ट होते हैं। बस डिपेंड इस बात पे कर कि हम इन सब्जेक्ट्स को डील कैसे करें। राइट, तो अगर हमारी नेटवर्क थ्योरी पे बहुत, हम जो हमारे कोर सब्जेक्ट को बहुत, तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम ये टॉपिक पे आते हैं। राइट, तो सबसे पहले इस चैनल पर हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वो होगा आपका नेटवर्क थ्योरी। राइट, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारा एक टूल सब्जेक्ट है। इसे पढ़ने के बाद ही हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से, राइट, इसलिए हम इस से पहले प्रो लेक्चर है, ये फर्स्ट वीडियो है इस चैनल। तो यहाँ पर अभी हम सब्जेक्ट्स डायरेक्टली सब्जेक्ट से ना सीखेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें हर सब्जेक्ट में लगभग लगभग यूज़ का यूज़ देखने को मिलेगा। राइट, तो अगर हम बात करते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस देखेंगे। आफ्टर दैट फेजर, फेज लीड, फेज लैग, और अगर दो फेजर दिए हुए तो हम कंपेयर कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ये बेसिक चीज़ें, ये बिल्कुल सब्जेक्ट से रिलेटेड ना समझिए, क्योंकि नेटवर्क की क्लास अभी शुरू, एक दो दिन बाद या देखते हैं, दो दिन बाद से शुरू होंगी, जहाँ कोशिश तो यही है कि एक दिन बाद से प्रॉपर तरीके से और आपको
पर डे का एक लेक्चर ज़रूर, राइट? तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेटवर्क थ्योरी कंटिन्यू, राइट? तो फ्रेंड्स, हम अपने इस इंट्रो लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हमें मैक्सिमम टाइम हमारे कैलकुलेशन में यूज़ होती है। ये मैं इसे एक एज अ रिवीजन के तौर पे देख रहा हूँ, राइट? सिर्फ रिवीजन के लिए मैं ये फॉर्मूले कंसीडर कर रहा हूँ। आगे आपको ये फॉर्मूले बार बार पेज पलटने या गूगल जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हम बचपन में 10th या 12th 11th 12th ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होती, अभी हमें वो सारी चीज़ें ध्यान नहीं, राइट? तो कुछ बेसिक फॉर्मूले में ध्यान नहीं रहते हैं, इसकी वजह से हमें कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर लिखवा रखे। इन्हें बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट? ये सारे फॉर्मूले हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, तो इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो रिमाइंड करनी होती है, बस याद रखने की, तब ये सारी चीज़ें हम यूज़ करनी। कुछ डेरिवेशंस होते हैं जहाँ इन फॉर्मूलों का यूज़ होता है। ये छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं, ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है इन फॉर्मूले पे, बट ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि हमारा आगे का कैलकुलेशन सिंपल हो। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, तो इसमें फर्स्ट कैटेगरी में अगर हम देखें, तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, राइट? सिमिलरली अगर हम साइन ए माइनस बी की बात करें, तो साइन ए और साइन ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में अगर ए प्लस बी है, तो यहाँ राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है साइन और कॉस का मिक्स टर्म प्रेजेंट है प्लस साइन के साथ। सिमिलरली साइन ए माइनस बी में लेफ्ट हैंड साइड में जब ए माइनस बी होता है, तो राइट हैंड साइड में साइन और कॉस का मिक्स टर्म प्रेजेंट होता है, राइट? इसी तरह अगर हम कॉस ए या कॉस ए प्लस बी को देखें, तो कॉस ए बी और साइन ए माइनस दोनों फॉर्मूले में जो डिफरेंस है, वो सिर्फ हमें वो डिफरेंस याद रखना है। वो डिफरेंस क्या होता है? अगर हम साइन के फॉर्मूले की बात करें, वेदर इट इज साइन ए प्लस बी, इट इज साइन ए माइनस बी, यहाँ साइन ए कॉस बी का टर्म होता है प्लस कॉस ए साइन बी का टर्म होता है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी है, तो राइट हैंड साइड में दोनों टर्म प्लस के साथ होंगे। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में ए माइनस बी है, तो राइट हैंड साइड में दोनों मिक्स टर्म माइनस साइन। सिमिलरली अगर कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी की बात करें, तो कॉस के फॉर्मूले में हमें ध्यान रखना होगा, कॉस ए कॉस बी का टर्म होता है और साइन टर्म नहीं होता, कॉस एक टर्म, ठीक है? और दूसरी जो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि साइन ए प्लस बी में जब लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन है, तो राइट हैंड साइड में भी, बट कॉस का जो टर्म होता है, कॉस के टर्म में अगर लेफ्ट हैंड प्लस बी है या फिर ए माइनस बी है, तो राइट हैंड साइड में हमारा, अगर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है तो राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगा, और यहाँ मिक्स टर्म नहीं होता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। याद रखने की बात नहीं करते, ध्यान रखने की बात। अब बस ये छोटी सी ध्यान रखिए, तो ये सारे फॉर्मूले याद रखने की, ठीक है? अगर और अगर हम कैटेगरी बी की बात करें, ए बी में देखिए टू साइन ए कॉस बी है, कॉस बी। अगर हम कैटेगरी ए में पहला और दूसरा टर्म देखें, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, यहाँ पर ये टर्म कॉमन, साइन ए कॉस बी। अब अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दें, तो हमारा ये इक्वेशन, राइट? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर, थर्ड इक्वेशन, देखिए ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर कर दिया जाए, तो इधर ये माइनस का जो टर्म है, ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है, तो ये दोनों को आउट कर देंगे, ये कैंसिल आउट कर देंगे, ये दोनों आपस, टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला प्लस साइन ए प्लस बी। सिमिलरली अगर हम टू कॉस ए कॉस बी की बात करें, तो टू कॉस ए कॉस बी, ये तीसरा और चौथा जो फॉर्मूला एंड फोर्थ वन, राइट? इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें,
तो इन दोनों टर्म्स को अगर हम ऐड कर देते हैं, थर्ड और फोर्थ को अगर हम ऐड करें तो कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, ये दोनों पॉजिटिव के ऐड हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, राइट। अब कैटेगरी सी की अगर हम बात करते हैं, कैटेगरी सी की अगर हम बात करें तो कैटेगरी सी हम देखते हैं साइन ए इंडिविजुअल टर्म्स है। यहाँ हमें साइन ए प्लस बी का टर्म था, यहाँ प्लस साइन, मतलब दो साइन के टर्म्स हैं। इसका फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। यहाँ पर भी देखिए, तो ध्यान रखने वाली कौन सी, साइन का जो भी टर्म होगा प्लस साइन और साइन प्लस साइन, यहाँ साइन और कॉस के मिक्स टर्म प्रेजेंट, राइट। और फॉर्मूले देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है, यहाँ टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू है, तो यहाँ कॉस प्लस वाले में आ गया, सिर्फ ये चीज़ें हैं। इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो भी फॉर्मूले हैं, ये उतना रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ बेसिक बेसिक से टर्म्स हैं जिन्हें हमें, चलिए अगर हम फोर्थ वन की बात करें तो ये लगभग अभी तक सबको याद होगा, ये क्या होता है, और बात करें टू टेन ए वन प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बहुत कम यूजफुल होता है हमारे लिए, मैक्सिमम टाइम हम ये रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर हम कॉस टू ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये टर्म है। सिमिलरली वन माइनस टू स्क्वायर ए भी कॉस टू ए को रिप्लेस कर सकते हैं। इसी तरह टू कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस टू ए को रिप्लेस, हमारे लिए जो यूजफुल फॉर्मूला है वो ये है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों हमारे लिए यूजफुल फॉर्मूले, राइट। और ये टेन का टर्म ये मैक्सिमम हमारे लिए उतना ज़्यादा यूज, तो ये है कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री जो हमें ध्यान। अब अगर हम के बाद बात करें तो हम कुछ फेजर्स के बारे में बात करते हैं। फेजर्स के बारे में बात करने का सेंस ये है कि हम इसी क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी क्वांटिटी को तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर दो एसी क्वांटिटीज डिफरेंट डिफरेंट साइन और कोसाइन फॉर्म में दिए हुए हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आगे चलिए हम सीखते हैं कि हम किसी भी एसी टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट, और दो एसी टर्म अगर अलग अलग साइनोसॉइडल फॉर्म में दिए हुए हैं, क्या हुआ है कोसाइन फॉर्म, कंपेयर कैसे करें। उसके बाद हम लोग हीट लैग का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, आफ्टर दैट पावर कैलकुलेशन, ठीक। ये सारी बेसिक चीज़ें, आज मैं सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली, तो इन बेसिक चीज़ों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए आगे हम फेजर के बारे में बात करें, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो इसी कंटिन्यूटी में हम अपने इलेक्ट्रिकल के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में सीखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स की बात करें, राइट, तो इलेक्ट्रिकल में हमारे पास जो टाइप ऑफ सोर्सेस होते हैं, टाइप ऑफ सोर्सेस की अगर हम, हमारे पास दो टाइप के सोर्स, अगर हम टाइप्स ऑफ, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस, फर्स्ट वन इज सोर्स, सेकंड वन इज, अगर हम डीसी सोर्स की बात करें, राइट, तो डीसी सोर्स डील करना, डीसी सोर्सेज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, राइट, फेज एंगल कोई टर्म, अगर हम डीसी सोर्स, वहीं पर अगर हम एसी सोर्सेज की, तो एसी सोर्स के साथ साथ हमारे पास फेज एंगल भी होता है, इसलिए एसी सोर्सेज को डील करना थोड़ा सा मुश्किल। तो डीसी सोर्सेज के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, और डीसी सोर्स पावर कैलकुलेशन फिर किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट बहुत सिंपल होता है, बट इन केस ऑफ
अगर हम पावर कैलकुलेशन की बात करें, एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने, करंट फाइंड आउट, वो थोड़ा सा कम ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फेज एंगल, राइट। तो यहाँ पर हम चलिए सीखते हैं इसी सोर्सेस को रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, कितने फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म से फॉर्म कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट। या फिर हम सीधे सीधे बात, तो इसी कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर दो डिफरेंट एसी सोर्स दिए हैं तो उन्हें हम तरह से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स की अगर हम तो इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके, सबसे पहला तरीका होता है वैल्यू फॉर्म, राइट। ये देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस, दूसरा होता है हमारा फेजर फॉर्म, राइट। फेजर फॉर्म हमारे दो तरह के, एक होता है हमारा स्टार फॉर्म, एक होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट, तो इसमें सबसे पहला अगर हम इंस्टेंटेनियस, राइट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म किसी भी सोर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कोसाइन। फॉर एग्जांपल, सो दैट अगर हम इसी वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट ऑफ टी इक्वल्स टू एम, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वोल्टेज। चलिए अगर हम करंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऑफ टी इक्वल्स टू एम, यहाँ जरूरी नहीं है कि वोल्टेज को हम हमेशा वी एम साइन ओमेगा ही रिप्रेजेंट, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। हम वी ऑफ टी को वी ऑफ एम कॉस ओमेगा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली टी ऑफ टी टी एम फॉर्म में भी रिप्रेजेंट, राइट। अब रिप्रेजेंट करना तो हमने सीख लिया कि वी ऑफ टी को हमें यहाँ पर पता एम ओमेगा किस चीज़ को रिप्रेजेंट, राइट। तो यहाँ पर जो वी एम होता है, ये होता है हमारा वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, ये होता है। सिमिलरली आई एम, जो आई वो हमारी करंट की, राइट। ओमेगा जो होता है ये हमारी होती है, टी जो होता है ये होता है, राइट। अब यहाँ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऊपर मैंने बताया था फेज भी होता है, लेकिन यहाँ तो फेज फेज की बात ही नहीं। तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि हम वी ऑफ टी को वी एम साइन टी तो लिख, लेकिन यहाँ पर जो हमारा फेज डिफरेंस है वो क्या है, जो है, ठीक है। अब अगर हम इसको सपोज दैट ये 30 डिग्री से फेज शिफ्ट, ये वोल्टेज 30 लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जब लीड या लैग का कौन से रिप्रेजेंट,
टी प्लस ये होता है हमारा फेज एंगल, राइट। तो अब ये तो हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म, राइट। वैल्यू फॉर्म हमें इतना समझ में, जब भी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म में किसी भी वेव फॉर्म, अगर इट इज वोल्टेज वेव फॉर्म और इट इज करंट वेव, हमें वो कॉस के टर्म में दिखाई देगा, राइट। अब हम सेकंड फॉर्म की बात करते हैं, फेजर फॉर्म। तो अगर हम फेजर फॉर्म की बात करें तो फेजर फॉर्म में सबसे पहले फॉर्म की बात की पोलर फॉर्म, आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर फॉर्म, राइट। तो अभी हम पोलर फॉर्म की, तो देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर्म में हम जो भी एसी सोर्स की बात करते हैं वो साइन के टर्म में है, कोसाइन दिखाई देता है। बट अगर हम फेजर फॉर्म की बात करें तो फेजर फॉर्म में गिवन वेव फॉर्म साइन के टर्म में है या कोसाइन के, ये चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फेजर फॉर्म में। अगर हमें डायरेक्टली फेजर फॉर्म गिवन है तो, राइट। अगर डायरेक्टली फेजर फॉर्म गिवन नहीं तो उस केस में तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली फेजर फॉर्म में पोलर फॉर्म स्पेशली अगर अपने को गिवन है, रेक्टेंगुलर फॉर्म कोई भी फॉर्म, तो हम उससे ये पता नहीं गिवन वेव फॉर्म वेव फॉर्म है कोसाइन वेव। हम ये ज़रूर बता सकते हैं वो वेव फॉर्म हमें 10 से चेक करना है, बट हम ये नहीं कह सकते वो साइन वेव है या कोसाइन वेव, राइट। तो अगर हम फेजर फॉर्म की बात करें तो फेजर फॉर्म को देखिए ऊपर के जो सिग्नल्स हैं हमारे सिग्नल को अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तो एट एंगल 0 डिग्री, अगर हम इस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म, राइट। और अगर हम इस वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट पोलर फॉर्म तो वी एट एंगल इस तरह से रिप्रेजेंट, जहाँ प्लस साइन होता है लीडिंग एंगल, लैगिंग एंगल, ये पोलर फॉर्म हमारा होता है मैक्सिमम वैल्यू फॉर्म। ये वी की मैक्सिमम वैल्यू होती है, बट मैक्सिमम टाइम जिस फॉर्म को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में वो आपका मैक्सिमम वैल्यू में नहीं दिया होता है, वो होता है आपका किसमें आरएमएस में, राइट। ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं में जो भी हमको पोलर फॉर्म दिया होगा या फिर जो भी हम पोलर फॉर्म निकालते हैं वो कभी भी मैक्सिमम वैल्यू में नहीं लेते हैं, वो हम लेते हैं आरएमएस, राइट। तो अब हमें मैक्सिमम फॉर्म तो पता है, मैक्सिमम फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट, अब इसे हम अगर हम आरएमएस फॉर्म रिप्रेजेंट p बार इक्वल्स टू डिवाइड बाई √2, ये हो गया हमारा आरएमएस, राइट। इस फर्स्ट सिमिलरली अगर इस सेकंड सिग्नल का पोलर फॉर्म में फेजर वैल्यू वो होता है हमारा √2, राइट। ये होता है हमारा, देखिए यहाँ पर हमने ये दोनों साइनोसॉइडल वेव को डायरेक्टली पोलर फॉर्म में, राइट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस या इस कॉस वाले फंक्शन को भी डायरेक्टली हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो बिल्कुल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपका अगर साइन और कॉस एक साथ, एक सिग्नल आपका साइन में गिवन है और दूसरा सिग्नल आपका कॉस, राइट। तो अगर आप किसी एक सिग्नल को डायरेक्टली पोलर फॉर्म में, तब आप उस सिग्नल को एज अ रेफरेंस ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर हमने देखिए साइनोसॉइडल फॉर्म को डायरेक्टली पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो इस कॉस वाले फंक्शन को अगर हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो उससे पहले हमें कॉस वाले फंक्शन साइन फंक्शन कन्वर्ट करना होगा, आफ्टर दैट हम इस कॉस फंक्शन को डायरेक्टली पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक
सिग्नल या फंक्शंस गिवन है, एक साइन के टर्म में गिवन है और एक कॉस के टर्म में गिवन है, राइट? तो अगर आप साइन वाले टर्म को डायरेक्टली पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, एट एंगल समथिंग जो भी है, तो आपको अगर कॉस वाले टर्म को डायरेक्टली पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉस वाले टर्म को कन्वर्ट करना उसके बाद हम उसको पोलर फॉर्म में, डायरेक्टली हम उसको पोलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। बट अगर दोनों ही सिग्नल आपके कॉस में गिवन हो और दोनों ही, तो हम उसे डायरेक्टली पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर एक सिग्नल साइन में और दूसरा सिग्नल कॉस में गिवन है, जिस सिग्नल को आप रेफरेंस लोगे, उस वाले सिग्नल को उस रेफरेंस करना होगा, तो पोलर फॉर्म में कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें दो साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन है, राइट, तो हम दोनों को कंपेयर कैसे करते हैं? व्हाट इज द कंडीशन टू कंपेयर टू साइनोसॉइडल सिग्नल, राइट? तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें, अगर हम दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को कंपेयर करने की बात करें, तो दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को कंपेयर करने के लिए कुछ बेसिक्स कंडीशन होती है, कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें, तो सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये कि दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल आपका फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम उन दोनों साइन कंपेयर कर सकते हैं, राइट? पर हम तो मिटा, तो अब यहाँ पर हम कंपेयर, तो अगर दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को अगर हमें कंपेयर करना है, तो हमें कुछ बेसिक कंडीशंस हमेशा ध्यान में रखनी होगी। वो बेसिक कंडीशंस ये होती हैं कि अगर आपको दो साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन, तो दोनों साइनोसॉइडल सिग्नल सेम फॉर्म में होने, राइट? कंडीशन फर्स्ट क्या हो गई आपकी? बहुत राइट। दूसरी कंडीशन क्या होती है? जो भी आपका साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? पीक वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन क्या होती है? जो भी आपके साइनोसॉइडल सिग्नल गिवन है, दैट इज सेम फॉर्म या अनदर फॉर्म में है, तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या सेम होनी चाहिए, मीन्स बहुत सिग्नल मस्ट है सेम फ्रीक्वेंसी, तब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, राइट? मीन्स अगर दो साइनोसॉइडल सिग्नल, हमें ये कंडीशन ध्यान में होगी, अदरवाइज हमारा कैलकुलेशन गलत होगा। चलिए इस लेक्चर को करते हैं और ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक, और जो भी अभी तक हमने सीखा है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में, कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में तो रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में करेंगे, और दो साइनोसॉइडल सिग्नल्स को आपस में कंपेयर कैसे करते हैं उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कशन कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग फेज, स्पीड और लैग कॉन्सेप्ट के बारे में, दो साइनोसॉइडल सिग्नल
तो अगर अपने को गिवन तो एक साइनोसॉइडल सिग्नल दूसरे से लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, इसे हम लोग डायरेक्टली देख के कैसे बता सकते हैं। तो उसके बारे में कुछ छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी हम आगे डिस्कशन और जो भी उस पे पॉसिबल न्यूमेरिकल्स होंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, पे आपको सारे सब्जेक्ट्स जो भी 10 या 12 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट बेसिक से एडवांस लेवल कवर किए जाएंगे, वेदर इट इज़ अ गेट सिलेबस और स्टेट लेवल का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स विद न्यूमेरिकल आप, तो इसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि कंटेंट लगा हो। और प्लीज़ इस चैनल शेयर करें, बेल आइकन